Okay, so very good evening all. In the last class, we have discussed about some numericals related to your series and parallel combination, and you have also get the worksheet number second related to that only, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम नया टॉपिक इसी चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या ये पढ़ा है पहले कभी, या फिर अगर मैं बोलूँ इसको कभी एक्सपीरियंस किया है आपने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको पहले समझते हैं है क्या एक्चुअल में। हीट का मतलब क्या होता है? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। देखो, इंटरेक्टिव सेशन है तो आपको भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ देन यू हैव टू आंसर। गरम होना। यस, हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कोई चीज गर्म हो रही है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब सिंपल सा, अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, ठीक है, वेदर कंडीशन इज वेरी हॉट आउटसाइड, एंड व्हेन वी स्विच ऑन दी फैन, आपके घरों पे जो इलेक्ट्रिक फैन है उसको अपन ऑन करते हैं स्विच, ठीक है, तो ये रोटेट करने लग जाता है। काफी टाइम तक आपने इसको रोटेट, आपने ऑन रखा फैन को, तो फैन का जो बीच वाला जो पार्ट होता है, रोटर वाला जो पार्ट होता है, सर्किल वाला पार्ट, इस पार्ट को अगर आप इसको हल्का सा टच करते हो तो आपको कैसा फील होता है? और एकदम हीट हीट होता है ये। गर्म होता है। हाँ, तो ये आपको हल्का सा हॉट लगता है बहुत, आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ये गर्म है। वो क्यों होता है गर्म? क्या आपने नीचे उसको क्या फायर दिया है? आपने नीचे से क्या उसको कोई फायर हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई है? नहीं। नो एक्चुअल सर। में हीट इलेक्ट्रिक कहाँ करंट से की वजह आती है? से। दैट हीट इज कमिंग फ्रॉम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जहां जहां फ्लो हो रहा है, ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग, जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वहां वहां एक उसका साइड इफेक्ट होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, इस चीज का ये साइड इफेक्ट है, वैसे ही हीटिंग इफेक्ट एक तरह से आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक करंट का साइड इफेक्ट है। यानी करंट फ्लो होगा तो हीटिंग कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होगी। आप उसको बिल्कुल जीरो हीटिंग इफेक्ट नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना परसेंटेज उसका जो है वो क्या होगा, आपका हीट में कन्वर्ट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर अपने पास कौन सी एनर्जी है? बैटरी और सेल। अपन जो बैटरी और सेल है अपने पास, जिससे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे, द बैटरी और सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन दी इलेक्ट्रिक सर्किट। ये अपन ने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर कि भाई बैटरी और सेल ही क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करता है, यानी कि सोर्स प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो होने के लिए। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो बैटरी के अंदर आपने देखा होगा, अगर ये मेरी बैटरी, बैटरी के अंदर होती है केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं विद इन द सेल, ये जनरेट करती है पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स है आपके, ये ये बैटरी के अंदर आपके क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो होना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन to flow the current through a resistor or a system of resistor which are connected to the battery। तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहले होता है आपका केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और यू कैन से इट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यू कैन से केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है लास्ट में, इट इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। किसके अंदर कन्वर्ट होती है आपकी, हीट एनर्जी के अंदर।
तो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, पहले केमिकल एनर्जी बैटरी के अंदर, फिर वहां से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर एंड में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो मेंटेन करता है करंट, द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल में, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जब तक प्रोवाइड करा रहे हो तब तक क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होने का मतलब करंट फ्लो होगा। तो ये जो एनर्जी है, ये अपन को भी पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये यूनिवर्सल लॉ है एनर्जी का कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टीमेटली जा कहाँ रही है, कुछ तो आपके कंज्यूम हो रही है, मतलब साइकिल आपकी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, और कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। यानी जैसे आप फैंस की ब्लेड्स को रोटेट करा रहे हो, तो वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फैन की ब्लेड्स को रोटेट कराने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है 100% एनर्जी इलेक्ट्रिकल की मैकेनिकल में होगी, कुछ आपकी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो वही ये लाइन बोल रही है, अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क यानी अगर आप फैन को प्रोवाइड करा रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यूजफुल वर्क क्या हो जाएगा, आपको फैन, आप अपन किस लिए ऑन करता है फैन, एनीवन? हवा के लिए। हवा कहाँ से मिलती है, जब वो आपके फैन की जो ब्लेड्स होती है वो रोटेट करती है, यस और नो? उसके। हाँ प्रियांशु, हाँ। प्रियांशु, प्रियांशु, Yes, sir. व्हेन यू स्विच ऑन द सर्किट फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिक फैन, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो क्या होता है फैन के अंदर, फैन रोटेट होता है। फैन की ब्लेड्स रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, वो जो तीन आपके पंखुड़ियां होती है ब्लेड्स की, वो रोटेट होती है। यानी कि आपने जैसे स्विच को ऑन किया है ना, स्विच को ऑन करने से आपने कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, ब्लेड्स को रोटेट कराने में, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। उसको क्या कौन सी एनर्जी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है सारी आपकी मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। रेस्ट ऑफ द एनर्जी may be expended in heat to raise the temperature of the gadget। गैजेट आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे मोबाइल वगैरह अपन यूज करते हैं ना, तो मोबाइल को आप कंटिन्यूसली चार्जर आप लगा के रखो, कुछ टाइम बाद आप चार्जर को टच करना, आपको लगेगा चार्जर थोड़ा सा हीटअप हो गया। या मोबाइल भी कभी कभार आप कंटिन्यूसली यूज करते हो तो आपका हीटअप हो जाता है। लैपटॉप आपका अंदर, लैपटॉप के अंदर फैन लगा हुआ होता है, अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हो सीपीयू के अंदर या लैपटॉप के बेस के अंदर, कीबोर्ड के नीचे आपके फैन लगा हुआ होता है। क्यों लगा हुआ होता है वो फैन? फ्रिज होता है, फ्रिज के पीछे भी फैन लगा हुआ होता है, क्यों? हीट अप ना हो, ताकि जो हीटिंग इफेक्ट है उसको हीट, कूल करने के लिए। हाँ, ताकि जो, बिकॉज ये सारे अप्लायंसेस, चाहे आपका मोबाइल फोन है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपका फ्रिज है ना, रेफ्रिजरेटर है, ये जितने भी अप्लायंसेस सारे किस पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने से क्या होगा, इनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट तो ऑलवेज रहता ही है। हीट होने के कारण वी आर प्रोवाइडिंग फैन। वो फैन क्या करता है, फैन चलाने से क्या होता है, जो गर्म हवा या जो एटमॉस्फेयर वहां पे है उसको कूल डाउन करने के लिए भी अप्लाई फैन। तो वो फैन क्या करता है, वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, हीट को फ्लो होने देता है बाहर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी नॉलेज है, ये आपको याद होनी चाहिए कि करंट करंट जहाँ फ्लो होगा वहाँ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। उस हीट एनर्जी का कहीं पे अपने लिए यूटिलाइजेशन है और कहीं अपने लिए यूटिलाइजेशन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑन द अदर हैंड, देखो कई जगह अपने, अगर मैं बात करूं, ये जो हीटिंग इफेक्ट है इसको अपन रोक तो नहीं सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कहाँ, कहीं पे तो अपने लिए ये वेस्ट है, एज कहीं यूज ही नहीं कर रहे। अब फैन को आप ऑन कर रहे हो तो आप चाहते हो क्या फैन गर्म हो मेरा, नहीं चाहते, लेकिन होता है फिर भी।
और कहीं अपन इस हीटिंग इफेक्ट का यूज भी करते हैं, यूजफुल भी होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, आप कपड़ों में प्रेस करते हो, तो वहां अगर प्रेस गर्म नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे, है ना। इलेक्ट्रिक टोस्टर है आपका, ओवन है आपका, तो ये यहाँ सारी चीजें, ये जो अप्लायंसेज है यहाँ पे अपने लिए हीटिंग इफेक्ट यूजफुल है। लेकिन आपका जैसे फैन हुआ, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड एक्सेट्रा मैनी मोर, यहाँ पे अपने पास ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये यूजफुल नहीं है। तो डिपेंड करता है हीटिंग इफेक्ट को अपन कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो अभी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे अपन। तो कुल मिला के पॉइंट आपको याद रखना है, अगर मैं प्योरली रेजिस्टिव यानी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जहाँ पे है उनको कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी से, तो वहां पे एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी अगर मैंने एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सारी की सारी मैंने ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले कंपोनेंट्स को दे दी, तो मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द हीट जनरेटेड। तो जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, वहाँ मुझे हीट ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा कॉइल या ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली चीज़ें उसमें कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे वो हीटअप होती है और वो हीट अपन यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एंड एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर हुआ व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर क्वेश्चन आ जाता है Yes, व्हाट, sir. अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज हीटिंग इलेक्ट, क्वेश्चन इज डिफाइन व्हाट इज heating effect of electric current। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एनीवन? तो इसका आंसर हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन इज द साइड इफेक्ट, और वी कैन से व्हेन द electrical energy is supplied by the source, or in bracket you can say battery or a cell, then most of the energy is utilized in doing useful work, but some of the energy is being converted into heat. This effect is known as heating effect of electric current। अब देखो, इसको अगर अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने समझने की कोशिश करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब और डिटेल में, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये कैसे हुआ, क्यों हो रहा है हीट। दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अपन थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये वायर है ना, इस वायर के अंदर मान लो मेरे पास ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में इस पास पास में। तो जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये फ्लो करते हैं ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, तो ये इससे टकराएगा, ठीक है, ये इससे भी टकराएगा, ये आगे जाके इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा।
यानी ड्यू टू कोलिजन्स, वी कैन से कोलिजन्स का मतलब आपस में टकराना, ड्यू टू कोलिजन्स आप बार बार एक ही चीज को हिट करते रहो। अपन किसी मेटेलिक सरफेस पे हथौड़ा मारते हैं तो वो मेटल क्या होने लग जाता है, हीटअप होने लगता है या नहीं होना होता है। लोहार क्या करता है, कंटिन्यूसली आयरन के ऊपर हथौड़ा मारता रहता है और वो आपने देखा होगा वो उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है और वो लाल लाल दिखने लग जाता है, एमिट करने लग जाता है लाइट। तो ड्यू टू कंटिन्यूसली हीटिंग, ड्यू टू कंटिन्यूसली कोलिजन क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे कोलिजन कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस कोलिजन कर रहे हैं, है ना। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं जस्ट आपको फॉर काइंड इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ये हीट कहाँ से जनरेट हो रही है ना। ड्यू टू बार बार कोलिजन से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर आगे जाता है, फिर वो किसी और से टकराता है। तो ये कंटिन्यूसली पूरे वायर के अंदर होता है ना, जहाँ जहाँ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इनको जो टक्कर होगी वो और ज्यादा अच्छे से होगी, यानी और ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। सो मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी द हीटिंग इफेक्ट। अपन कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसे वायर्स है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के जो मेटेलिक बॉडी है, वो सारी चीज है ना। तो ड्यू टू कोलिजन्स यू कैन रिमेम्बर, ड्यू टू कोलिजन्स क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इज दैट क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया, किसी को यस कोई सर। डाउट? नो सर। ओके, नाउ अब ये हीटिंग इफेक्ट को मेजर करना है। तो इफ आई वांट टू मेजर द इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए एक आपके पास फॉर्मूला है, और यू कैन से दी it is defined in terms of power, that is or we can say electric heating अब ये जो मुझे मेजर करनी है कितना अमाउंट ऑफ, देखो हीटिंग क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, और एनर्जी अपन किस में मेजर करते हैं, जूल्स में। ये तो याद होगा आपको, 9th क्लास में पढ़ा है आपने, वर्क पर एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स। तो ये हीटिंग इफेक्ट भी क्या है, हीट एनर्जी है, दैट इज जूल। तो ये जो कितना हीटअप होगा ये किस किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके इलेक्ट्रिक करंट, यानी कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। मोर द करंट यानी मोर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितने ज्यादा चार्जेस फ्लो होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा, तो उतना ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगी। ये साइन किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मोर द हीटिंग इफेक्ट मोर द इलेक्ट्रिक करंट मोर विल बी द हीटिंग इफेक्ट। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। अच्छा, एक सेकंड। सो आई कैन से, इसका मतलब हो गया हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोपोर्शनल है मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट के। और किसके प्रोपोर्शनल होगा, एनीवन? मोर द टाइम, अगर ज्यादा टाइम तक फ्लो हो रहा है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। भाई मैंने करंट को ज्यादा देर तक फ्लो कराया किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ना। तो जितना ज्यादा टाइम तक आप करंट को फ्लो कराओगे, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यानी मोर द रेजिस्टेंस मोर विल बी दी हीटिंग इफेक्ट। अब ये डिपेंड कैसे करता है, इसका फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी। बेसिक फॉर्मूला तो ये याद रखना है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और इसी को आपको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
और इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ हीटिंग। ये जूल्स ने दिया था ये फॉर्मूला, तो उसी के नाम पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ये देखो। और चलो एक सेकेंड, ये देखो I²RT, पेज नंबर 217. This is known as Joule's law of heating. This law implies that heat produced is that in a resistor is directly proportional to the square of the current for a given resistance, directly proportional to the resistance of a given current, and directly proportional to time for which the current flows through the resistor. तो यही चीजें अपन ने यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं या फिर पेस्ट कर देते हैं, आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। Okay, so this law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current for a given resistance, directly proportional to resistance for a given current, and directly proportional to time for which the current flows through the resistor. This is known as Joule's law of heating. Very important for your board point of view. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिफाइन करो और उसकी इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन हो जाएगी ये I²RT और स्टेटमेंट हो जाएगा ये पूरा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से देखो पावर आता है ना, इलेक्ट्रिक पावर अगर अपन डिफाइन करें यहाँ से, पावर इज डिफाइंड एज, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, किसी को याद है? वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी डिसिपेटेड और द वर्क वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, और यू कैन से एनर्जी डिसिपेटेड। यहाँ पे अपन एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है, खर्च हो रही है ना, तो यू कैन से एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे एनर्जी कौन सी अपने पास, हीट एनर्जी। तो अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया अपन ने I²RT, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ I²R इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर का फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, I²R। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला I²R। और यहाँ पे याद रखना, देखो ये जूल्स है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ हीटिंग, हीट एनर्जी जूल है। और पावर की क्या होती है एसआई यूनिट, वॉट। वेरी गुड, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, What? WATT, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके कुछ और फॉर्मूले भी है, वो कुछ नहीं है, वो डिराइव अपन ओम्स लॉ से ही करते हैं। जैसे कि पावर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिख देते हैं पावर, पावर का फॉर्मूला अभी अपन ने क्या देखा, P इक्वल्स टू I²R। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I R। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। No, I sir. स्क्वायर को मैं I इंटू No, आई sir. तो लिख सकता हूँ, और मुझे पता है V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ से, तो इस IR की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, V इंटू आई। V. तो एक फॉर्मूला ये हो गया है ना। अब इसके अंदर मैं V को या I को, यहाँ पे मैं I को क्या लिख सकता हूँ, V/R। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या हो गया, V²/R। तो ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये बॉक्स वाले तीनों फॉर्मूले पावर के हैं। अगर क्वेश्चन में करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो अपन ये वाला यूज करेंगे, है ना।
पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है तो अपन ये वाला यूज करेंगे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा है देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सिमिलरली एट द सेम टाइम आपके हीटिंग इफेक्ट के भी फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ, जैसे हीटिंग इफेक्ट का अपन ने हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला देखा अभी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो वैसे ही इसका भी एक फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो वी आई टी फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे ये डिराइव किया ना अपन ने वैसे ही ये भी हो जाएगा। देखो आई आर इंटू टी, तो ये आई तो एज इट इज आ गया, आई आर की जगह वी लिख दिया, ये टी, तो ये बन गया मेरे पास। तो एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला, और वही आई की जगह मैं वी बाय आर लिख देता हूँ, तो एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। रटने की जरूरत नहीं है, वही चीज है जो अपन ने पढ़ी है, ओम्स लॉ को यूज करके अपन दूसरे फॉर्म्स के कोई इक्वेशंस को डिराइव कर रहे हैं। एनी डाउट इन दीज इक्वेशंस कैसे आई, No. No, sir. याद हो No, जाएगी? sir. क्योंकि ये फिर Yes. न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करेंगे अपन। तो ये जो बॉक्स वाले जो इक्वेशंस है ये आपको याद रखनी है। तो कुछ फॉर्मूलेज इतने सारे हो गए, भूलना नहीं है, रिवाइज करते रहना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो। एग्जाम के अंदर फॉर्मूले नहीं आएंगे, क्वेश्चन रीड करके आपको दिमाग लगाना है कौन सा फॉर्मूला किस टॉपिक का क्वेश्चन है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसा कि आपकी बुक के अंदर है ये एक बार रीडिंग कर लेना इन सब चीजों की। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर दे रखे हैं इन सब की एक बार थॉरो रीडिंग जरूर कर लेना, वरना समझ में नहीं आएंगे टॉपिक। जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें जो मैंने बोली है वो सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी है। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच चार्ज फ्लो, द वर्क डन इन मूविंग चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V is WQ, therefore the source must apply an energy equal to WQ into hence the power input to the circuit is given by this। मैंने हीटिंग से समझाया, इसने पावर से समझाया, बात वही है। ठीक है, और वही फॉर्मूला देखो, P इक्वल्स टू वी आई, H इक्वल्स टू वी आई टी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये जूल्स लॉ है। अब आ जाता है इस एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल ओके, क्या है एग्जाम्पल 12.10, रीड करो एक बार। An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and the resistance in each case? अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन आप यूज कर रहे हो, एक बार यूज कर रहे हो जब पावर एट अ रेट ऑफ 840 वॉट, जब हीटिंग कितनी हो रही है उसके अंदर मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर नॉब होती है, उस नॉब से अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं ना। जब इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा यूज करेगा, यानी ज्यादा पावर पे होगा, यानी 840 वॉट पे जब ज्यादा हीट हो रहा है, और 360 पे आप करते हो तो मिनिमम हीट हो रही है। तो आपको बताना है जब मैक्सिमम ये पावर है तब करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, और जब मिनिमम पे है तब करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है इलेक्ट्रिक आयरन। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एनीवन? तो फर्स्ट केस क्या है, मैक्सिमम हीटिंग वाला, तो मैक्सिमम रेट वाला, तब पावर कितनी है, P मैक्सिमम मेरे पास है 840 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दे रखा है 220 वॉट। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मेरे को, कौन बताएगा?
मुझे करंट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दो चीजें फाइंड आउट करनी है। P is equals to I square R. I P equals to VI. आई स्क्वायर आर, तो आई तो है ही नहीं ना, कैसे फाइंड आउट करोगे दिव्यांशु? P equals to VI. P इक्वल्स टू वी आई। भाई आपको दो वेरिएबल्स दे रखे हैं, पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो सिंपल सा आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो अभी देखा पावर क्या होता है, V इंटू आई, तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाई वी। P है 840, V है 220, इसको सॉल्व कर लो, ये 11 और ये 42, तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना, 42 डिवाइडेड बाई 11, 3.81 अप्रोक्स कुछ आएगा एम्पियर। यस और नो? क्या हुआ, Yes. Yes. समझ में नहीं आ रहा? अरे दिव्यांशु, ये तो कैलकुलेशन है, फ्री टाइम पे कर लेना वापस, 3.81 अप्रोक्स आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो रेजिस्टेंस हाँ तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, आइदर यू यूज दी वी आई स्क्वायर आर फॉर्मूला फॉर द पावर, और यू कैन सिंपली यूज दी ओम्स लॉ। फॉर आर यू कैन यूज, ये फर्स्ट केस है अपना, फॉर आर आई एम यूजिंग ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? R is equals to V upon I. तो R इक्वल्स टू V बाई आई हो जाएगा। V आपके पास 220 है और I है 3.81। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, 220 डिवाइडेड बाय 3.81, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 57.740। तो ये दो आंसर है आपके इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के। नाउ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है जब मैक्सिमम नहीं मिनिमम रेट पे मैं यूज कर रहा हूँ, तो तब पावर मेरे पास पी मिनिमम कितनी है, 360 वॉट। वोल्टेज तो वही है 220 वॉट वोल्ट, वही आई और आर फाइंड आउट करना है ना। तो वही फॉर्मूला यूज करो, आई इक्वल्स टू पी बाई वी, यानी 360 बाई 220। तो ये आपका हो जाएगा 18/11, और 18/11 अगर आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट आंसर अराउंड 1.63 एम्पियर। यूनिट्स मत भूल जाना वरना मार्क्स कट जाएंगे। और वैसे ही आर के लिए V बाई आई हो जाएगा, V कितना है 220 अपॉन 1.63, तो ये आपका हो गया 220 डिवाइडेड बाय 1.63, तो ये हो जाएगा आपका 134.974। एनीवन हैविंग डाउट कैसे किया? देखो कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो, मेथड बता दिया मैंने कैसे करना। किसी को डाउट? आई वांट थम्स अप अगर समझ में आ गया हो तो। नहीं चलो नेक्स्ट देखो, उसी पे एक और आपके पास है वहाँ पे एग्जाम्पल, देख लो आंसर अप्रोक्सीमेटली वही आया, 3.82, 57.6, 1.64, 134.15। देख लो आंसर वही है अपने भी, 3 पॉइंट, ये इसका 3.82 है, अपना 3.81 है, सेम है। यहाँ पे 57.6 है, अपना 57.74 सही है। ये 1.64, अपना 1.63, ये 134.15, 134.97। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल 12.11, ये तो इजी क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ईच सेकेंड in a 4 ohm resistor. Find the potential difference across the resistor. इस बार देखो जूल, ये पता चल जाना चाहिए यूनिट से। अगर जूल दे रखा है इसका मतलब क्या दे रखा है आपको? हीट हीट एनर्जी या पावर? हीट एनर्जी हीट हीट एनर्जी। एनर्जी ठीक है, हीट। जूल का मतलब एनर्जी गिवन है, और ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है। आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यस प्लीज। H is equal to I square RT. आई स्क्वायर आर टी तो कैसे यूज करेंगे? कर सकते हैं वो भी। बट उसके लिए अपन को निकालने पड़ेंगे, आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी भी तो नहीं पता है। तो हमें आप एच सिंपल सा पता है, आर भी पता है और टी भी पता है। सॉरी, एच पता है, आर पता है और टी भी तो पता है। ये तीनों पता है। आई आई उनसे थोड़ा निकल पूछा जाएगा। क्वेश्चन में, तो बी पूछा है ना, तो वाई टू यूज, आई पहले एक्स निकल जाएगा, सॉल्व। उसके बाद आर है तो सर H is equal to VI आएगा ना, इसलिए तो I दिया हुआ नहीं है। आई नहीं दिया हुआ, पहले वो निकालेंगे फिर उससे निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा चलो, आई एच इक्वल्स टू, क्या मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता क्या? मुझे आर पता है, मुझे टी पता है, तो एच निकल सर जाएगा ये ना, सॉरी वी निकल यस जाएगा ना? सर, यस सर, नहीं होगा? होगा सर। होगा। वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। आप एक स्टेप बढ़ा क्यों रहे हो? आपके पास अगर ये फॉर्मूला है तो डायरेक्ट इसको यूज करो। एच कितना गिवन है आपको? 100 जूल आर प्रोड्यूस टाइम, यानी कि 1 सेकेंड ईच सेकेंड, एंड रेजिस्टेंस इज 4 ओम। तो वैल्यूज रख दो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच आर ऑन टी। एच कितना है? 100, टी कितना है? 4। ये हो गया वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 400, तो वी हो जाएगा आपका 10, सॉरी 20 हो जाएगा, 20 वोल्ट। अंडर रूट वी, वी का अंडर रूट 400 कितना होता है? 20 समझ में आया? 20। देखो यस आपकी बुक में इन्होंने 2 स्टेप में किया है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो सेट है। बट अपन, अगर आप ये फॉर्मूला उसको बताते हो, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन में बोलता वो फाइंड द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर अपन ये यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? यस तो यस एनीवन सर। हैविंग डाउट टिल नाउ, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये पावर के, और ये जो फॉर्मूला है? नो नो सर। Okay, now this very important. Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? इसका आंसर कौन देगा? The heating element of electric heater is made of alloy which has Yes. high resistance. Okay, When the good. current flows, जब current flow होता है, जब तो heating element होता है that becomes hot and glows red. The cord is made up of copper or aluminium which has low resistance and it does not glow. Okay, सही आंसर दिया है कुमकुम ने बिल्कुल। Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? Because जो आपकी कॉर्ड जो बनी हुई होती है इलेक्ट्रिक हीटर की, वो मेनली आपकी कॉपर या फिर एल्यूमिनियम वायर कॉर्ड है ना, और हीटिंग, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू द हीटिंग एलिमेंट। जो कॉइल आपकी बनी हुई होती है हीटिंग एलिमेंट की, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हीटअप नहीं होता है, वेयर एज
हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, हीट अप हो जाता है, और वो कोई भी चीज ज्यादा हीट होती है तो ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो हीटिंग एलिमेंट तो सॉरी, हीटिंग एलिमेंट तो ग्लो होता है, बट आपके जो कॉर्ड होती है वो ग्लो नहीं होती है। तो आंसर ये लिखना आपको, द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर is made up of copper or aluminium whose resistance is very low as compared to the heating element whose resistance is very high and thus gets heated up and starts glowing. Is that clear? First question सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. Now the second question. Compute the heat energy generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. मुझे आंसर चाहिए अब, हीट जनरेटेड फाइंड आउट करनी है, अब चार्ज दे रखा है, जल्दी से। आंसर बताओगे या मुझे ही करना है? आर यू ट्राइंग और मैं करूँ सॉल्व? ये ट्राई कर रहे हैं। करो करो फटाफट। और प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? टेस्ट होगा इस बार, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को टेस्ट है आपका। एक बार वर्कशीट डिस्कस कर लेते हैं, एक बार ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इसका टेस्ट लेंगे, देखते हैं कौन कितना परफॉर्म करता है, और उसके लिए एक सरप्राइज भी है फिर। तो टाइम नहीं लगना चाहिए यार। 4.8 into 10 to the power 16. 4.8 into 10 raised to power 6. 6। ओके गुड, एक का आंसर तो आ गया। चलो इजी तो है यार, कुछ नहीं करना है। हीट जनरेटेड यानी एच फाइंड आउट करना है। एच का फॉर्मूला क्या होता है? वी की टर्म्स में बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, VIT. यस और नो? Yes. अब यहाँ पे Yes, आई sir. तो नहीं दे रखा, आई की जगह क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है। तो Q. आई का एक Q फॉर्मूला upon मैंने T. पढ़ा था, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, याद है? वेरी फर्स्ट लेक्चर। Yes, sir. इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू बाई टी। तो बस वही यूज करना। अब इसको मैं एच को वापस लिखता हूँ, वी क्यू बाई टी इंटू टी। तो टी से टी तो कैंसिल आउट हो गया, T से T. टाइम की तो वैल्यू रखने Yes, की sir. जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट एच इक्वल्स टू वी, वी कितना है? 50 और 50. क्यू है 96000। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आंसर 48 इंटू 10 रेज टू पावर 5 जूल और 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 कुछ भी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आया समझ में? Yes, sir. अब थर्ड क्वेश्चन बता दो।
बेसिक जूल्स लॉ के ऊपर है। वन पॉइंट फाइव इंटू 10⁴ जूल 1.5 into 10⁴ जूल। जूल। वेरी गुड। सिर्फ एक के आंसर क्यों आ रहे भाई, बाकी क्या कर रहे हैं? अभी तो बारिश भी स्टार्ट नहीं हुई बाहर। बारिश स्टार्ट नहीं हुई पर ठंडी हवा चल रही है ना, बारिश स्टार्ट होने के बाद बाहर जाकर क्या करेंगे? नहीं तो क्यों, बाहर बाहर खड़े तो हो सकते हैं ना, लॉबी में या बाहर ऐसे ही। बाहर का मतलब वो नहीं जो बारिश के अंदर भीग रहे हो, लॉबी के अंदर, बालकनी के अंदर। ऐसी जगह भी होनी चाहिए ना टेरेस के अलावा। अच्छा ओके, वो ये कंडीशन भी है, सही है। Sir, ये तो है। 1500 Joule. यस प्रियांशु। Sir, 1500 Joule. 1500. 1500 जूल कैसा आएगा यार? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। बाकी क्या हुआ अश्मिता, आज कोई जवाब ही नहीं आ रहा। सर मेरा भी 1500 जूल आ रहा है, लेकिन आप मना करो मत। Sir, 5 का square 25 into 20 into 30. 1500 उस पर 10⁴ लगा देंगे ना। 1500 10⁴ थोड़ा होता है। चलो देखो एक बार, 1.5 कर देंगे ना उसको। तब भी वो 1500 तोड़ना होगा, 15,000 होगा ना भाई। आप बोल रहे हो 1500 और आंसर है 1.5 into 10⁴। तो इसको अगर आप करोगे तो ये ऐसे बनेगा ना। चलो अभी देखते हैं। आई स्क्वायर Sir, यानी पर आंसर तो 1500 ही आ रहा है। 5 square into r is 20 into t is 30। तो 25 into 20, 15,000 है आंसर। सॉरी 1500 नहीं 15,000 ही आ रहा है आंसर। हाँ, तो ये 1500 बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 1500 नहीं है आंसर, या तो ये बोलो या ये बोलो। तो नहीं देखो नहीं सर सॉरी 15,000 है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कैलकुलेशन चेक करो। तो यहाँ देखो 25 into 2 हो गया 50, यानी 25 into 20 500 into 30। तो ये हो गया आपका 15,000 जूल। तो आंसर इज दिस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो, तो अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला शीट बनानी है एक, और कल आपको डिस्कस करेंगे वर्कशीट, है ना। फॉर्मूला शीट बनानी है आपको एक इस चैप्टर की। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला शीट? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर से लेकर टिल दिस लेक्चर, दैट इज 9th लेक्चर, अभी तक जितने फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले एक पेज के ऊपर आपको लिखने हैं विद देयर यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे लिखना है ओम्स लॉ, तो मैंने लिखा ओम्स लॉ ऊपर, और फिर लिखूंगा V इक्वल्स टू आई आर। फिर वहां लिखूंगा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रैकेट में उसकी यूनिट। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, अंदर के यूनिट क्या है, एम्पियर। R क्या है, रेजिस्टेंस, यूनिट क्या है, ओम, सिंबल है ये। इस टाइप से आपको पूरी फॉर्मूला शीट एक प्रिपेयर करनी है, अच्छी वाली। अच्छी वाली का मतलब कि जब बोर्ड के पेपर आपको देने होंगे तब तक आपके पास वो अच्छे से सेव रहे। आपके खुद के हैंड रिटन एक कोई पीस ऑफ पेपर, सेंटर पेपर आप निकाल लो नोटबुक से, और चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला शीट करके ये सारे फॉर्मूले एक ही पेज पे लिखो। और कल अपन डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 02। और जिसने भी अगर प्रिपेयर नहीं की, मैं आंसर पूछूंगा पहले, जो प्रिपेयर नहीं करेगा उसको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। वर्कशीट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वर्कशीट मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए क्वेश्चन और आप क्लास में बैठे हो, कोई सेंस नहीं। वर्कशीट PDF मैंने सेंड कर रखी है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको डाउनलोड करके अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हो रहे नहीं हो रहे वो
दूसरा मैटर, लेकिन अटेम्प्ट सब करके आएंगे, जो आंसर्स आ रहे वो आप मुझे बताओगे, ठीक है? Yes. इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है वो अपन कल डिस्कस करेंगे, उसको ट्राई कर लेना जिन्होंने नहीं किया अभी तक। और आज का लेक्चर कल मैं रिकॉर्ड मतलब कल अपलोड कर दूंगा, और कल वाला अभी अपलोड करने वाला हूं, तो आपको विजिबल अभी मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, ठीक है? और इसका पीडीएफ तो मैं अभी भेज ही रहा हूँ आज वाली क्लास में, ठीक है? सो कीप लर्निंग एंड बाय। Thank you, sir. Thank you. ओके।